A very good morning to all of you, and here once again comes Saurav Kumar, and I'll be talking about SAMIS, that is System Analysis, है ना। तो ये सिस्टम एनालिसिस में हम लोगों ने 2 यूनिट खत्म कर लिए थे, और ये जो थर्ड यूनिट है, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग यूनिट, थोड़ा सा बड़ा है ये, और काफी कंसेप्चुअल है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ इस SDLC, ये जो तीसरा यूनिट है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से कम कितना भी कम, तो 11 से 15 नंबर के क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, हमेशा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट यूनिट से 4 नंबर के आए, सेकेंड यूनिट से 6 नंबर के आए, या फिर फर्स्ट यूनिट से 6 नंबर के आए, सेकेंड यूनिट से 4 नंबर के आए, लेकिन थर्ड यूनिट से कम 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल यूनिट फॉर यू पीपल। आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए, है ना। तो यहाँ पर आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड यू विल फाइंड इट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ पे देखिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसको हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, SDLC भी इसको बोलते हैं। और सिस्टम का मतलब हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। जब हम लोग बातें करते हैं सिस्टम, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये, और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप किया जाता है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो SDLC क्या है वो पहले हम लोग शुरू करते हैं। SDLC क्या है? SDLC वी रिफर सिस्टम एज सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैंने लिखा है आपको कि जो आपका सिस्टम होता है वो क्या होता है, वी रिफर सिस्टम एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। In SDLC, we need to develop a software as per our requirement. जो SDLC है उसमें जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जो कि हमारी जरूरतों के अनुसार बनता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाएंगे ना कि वो कुछ भी करेगा, ऐसा तो नहीं बनाएंगे। हम लोग कैसा बनाएंगे, वैसे सॉफ्टवेयर को बनाएंगे जो हमारा काम जो है वो तो करेगा ही करेगा, काम तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा आगे की जो चीजें हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेगा, और हमारा जो पर्पस है उसको सॉल्व करेगा, है ना। Today, software is required in every field because the world is moving from manual system towards automated system. तो आज के डेट में सभी जगह सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सभी चीजें ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। जो मैनुअल सिस्टम से जितनी चीजें चल रही थी, अब वो सब के सब ऑटोमेटेड होती जा रही हैं, और मैनुअल सिस्टम से हटकर ऑटोमेटेड होती चली जा रही है ना। तो टुडे सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर इन एवरी फील्ड, सो एज टू मेक आवर लाइफ इजी। क्यों? ताकि हमारी लाइफ जो है वो इजी हो सके। The concept of system development life cycle SDLC came into existence as it was necessary for development of any software. तो SDLC का जरूरत तब पड़ा जब हमारा जो लाइफ साइकिल है वो एग्जिस्टेंस में आया, मतलब सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है वो एग्जिस्टेंस में आया, और ये एक नेसेसरी सॉफ्टवेयर एक नेसेसरी चीज के रूप में उभर कर आया। क्योंकि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बिना किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। SDLC emphasized on the need to follow some structural approach towards building new improved system. SDLC क्या है? SDLC जो है that has emphasized on the need to follow some structural approach
SDLC जो है वो that has emphasized on the need to follow some structural approach. जो SDLC है वो कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ताकि जो है आपका कुछ नया इम्प्रूव्ड सिस्टम बन सके। तो वो स्ट्रक्चर है क्या? SDLC gave a set of rules. SDLC क्या देता है? एक सेट ऑफ रूल्स हमें देता है ना? SDLC gives a set of rules to be followed by every software development company. जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उनको ये एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करा देता है कि भाई आपको इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के तहत काम करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही नहीं बनेगा। इस SDLC को बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इन चीज़ों को डेवलप किया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काफ़ी सारे रूल्स को इनबिल्ट किया है ताकि लोगों को आसानी हो। अगर उन रूल्स को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि जो सब सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने वाले हैं उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है और सही से सॉफ्टवेयर बन भी नहीं रहा है। इसीलिए हमें, चूंकि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हैं बाद में, तो इसीलिए हम लोगों को ये पार्ट पढ़ना और समझना जरूरी। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एनी SDLC मॉडल, तो जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि पूरे SDLC मॉडल में, SDLC क्या है? ये एक मॉडल है। तो SDLC मॉडल में जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारे जो एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या क्या हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। पहला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम्स रिक्वायरमेंट और एनालिसिस, है ना, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तीसरा है आपका डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, पांचवा है सिस्टम टेस्टिंग, छठा है इम्प्लीमेंटेशन और सातवां है मेंटेनेंस। तो SDLC का जो फोटोग्राफ जो हम लोग बनाते हैं वो इस तरीके का बनता है जो कि मॉडल कहलाता है। यही मॉडल है एंड दिस इज द बेस्ट मॉडल और बहुत सा आसान भी है बनाना। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइनिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस, जो कि लास्ट पार्ट है, वहां पे हमने स्टॉप भी लिख दिया है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, इसीलिए इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइनिंग होता है, जब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तब डिजाइनिंग होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब कोडिंग, ठीक है, जो कोडिंग हम लोगों ने किया उसको टेस्ट करना पड़ता है कि सही से कोडिंग किया कि नहीं किया, उसके लिए टेस्टिंग है। और जब कोडिंग और टेस्टिंग हो जाता है तो फिर उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद सब कुछ सही होता है तो उसके बाद मेंटेनेंस फेज भी होता है। क्यों मेंटेनेंस फेज चाहिए? मेंटेनेंस फेज इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपका मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंटेनेंस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फेज ऑफ SDLC इज द लॉन्गेस्ट फेज। तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसलिए है क्योंकि जितने दिन तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन करने का मतलब ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसको मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि वो जब भी उसमें दिक्कतें आएंगी तो उसको हमें बना करके कस्टमर को सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि नए हार्डवेयर चेंजेस हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रहे हैं, आपका विंडोज बदल रहा है, आपका बहुत सारा कुछ बदल रहा है। जबकि जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया था तो वो हो सकता है कि कुछ और विंडोज हो और अभी के समय में कुछ और विंडोज है, तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब मान लिया कि हमने विंडोज के माध्यम से अपना सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन क्या मैक ओएस वाले जो हैं जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक रहेगा वो नहीं यूज कर पाएंगे, तो उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो है काफी चीजें इनबिल्ट करनी पड़ती है।
आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फेज में है। पहला फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर का, है ना, कि आखिर सॉफ्टवेयर में को कैसे, जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना, जिस जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम बनाना चाहते हैं उसके बारे में सारे नॉलेज गेन कर लेते हैं, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ही जरूरी है। जब तक हम लोग किसी चीज को जान नहीं जाएंगे कि आखिर उसमें करना क्या क्या है, तब तक हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जब तक हमें पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, उसके अनुसार ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर यही नहीं हमें पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो हम लोगों का मैथमेटिक्स बनाने का कोई जो आइडिया है वो आएगा ही नहीं। तो उसके अनुसार जो है हमारा मैथ्स गलत हो सकता है। तो उसी तरीके से जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी होते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर में हमें करना क्या है। तो द फर्स्ट स्टेज इज preliminary analysis of the software. The main aim of preliminary analysis is to identify the problems related to software. तो जो मेन एम है वो ये है प्रिलिमिनरी एनालिसिस का, कि हम लोग आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन है तो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है ताकि उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। We need to put enhanced and established system. तो हम लोगों के पास जो एनहेंस्ड और एस्टैब्लिश सिस्टम है, उस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर उस पर डेवलप कर सकें। For the software, but we need at least a level requirement which has to be investigated in the every first phase of SDLC. तो SDLC का जो फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि आखिर हम लोगों को जो काम करना है वो कैसे करना है और उनके लिए क्या किन किन चीजों को की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट टू गेन द नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर, है ना। जो भी सॉफ्टवेयर है उसका पूरा नॉलेज गेन करने के लिए हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और ये समझते हैं कि आगे किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा काम इसमें हो जाए, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा होता है, हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके लिए प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना होता है या इन्वेस्टिगेशन करना होता है। चीजों को समझना पड़ता है, जो क्लाइंट है उससे मिलना पड़ता है कि आखिर वो क्या चाहता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी डन इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। Only the recognition of need for the proposed system is done to meet the requirement. तो किस तरीके का जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और काम कुछ भी करेंगे। जैसा हमारा जरूरत है उसी तरीके का हम काम भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर चेकिंग आउट ऑल द पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन, we need to investigate all the little things. हम लोग के पास जितने भी अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास सारे उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। We need to investigate all the little things related to the software. छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर हमें सॉफ्टवेयर में करना क्या क्या है। All the feasibility in is evaluated from developers एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे कि डेवलपमेंट जब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का होगा तब, और जो कस्टमर है हमारा है वो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चीज ऐसा किया जाए कि कस्टमर जब भी काम करे हम अपने सॉफ्टवेयर पे उसको खोले तो उसको वो इजी लगे, और दूसरा कि जो हमारा डेवलपर है वैसा प्रोग्राम डेवलप करे ताकि यूजर को या कस्टमर को
आसानी हो, यूजर फ्रेंडली हो, कोई दिक्कतें ना आए। जैसे आज का हमारा टेलीफोन, हम लोग ग्रीन बटन प्रेस करते हैं और कॉल्स जहां भी कॉल्स है वहां पे लग जाता है। तो ये काम कोई जरूरी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर सकता है, ये काम कोई भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि रोड पे खड़े जितने भी लोग हैं सबके पास मोबाइल्स हैं और सब लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे? उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि इसमें क्या प्रोग्रामिंग की गई है, उन लोगों को केवल ये मतलब है कि अच्छा ये जो ग्रीन बटन है उसको दबाने से कॉल लगता है और रेड बटन को दबाने से कॉल कटता है। तो ये चीजें नेसेसरी, तो ये यूजर फ्रेंडली हो गया, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग की गई उसको इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया गया कि आराम से जो है आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। कोई भी इलिटरेट बंदा भी जो है उसमें काम कर सकता है। तो ऑल द फिजिबिलिटी इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम द डेवलपर्स एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। द डेवलपर्स चेक्स आउट वेदर दे हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। डेवलपर्स ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारे पास चीजें है कि नहीं है ना। जो हमारे पास जो डेवलप करना है उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर टेक्निकलिटी है कि नहीं है, मैन पावर है कि नहीं है, हमारे पास उतने एडिक्वेट सिस्टम्स हैं कि नहीं हैं। तो सारी चीजों को डेवलपमेंट मैनेजर्स या डेवलपर्स देखते हैं, है ना। द डेवलपर चेक्स आउट वेदर दे हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर टू बिल्ड द न्यू सिस्टम और नॉट। डज द सिस्टम हैव द रिक्वायर्ड मनी। अच्छा, हमारे पास ये भी देखना होगा कि क्या उसको डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे हैं कि नहीं है, और अगर पैसे हैं तो कितने पैसे हैं, क्या उतना में काम हो जाएगा। तो ये सारा चीज इवेल्युएट हम लोग करते हैं। अंडर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन मेजर्स। तो ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स बहुत नेसेसरी हैं। क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत नेसेसरी है, जिसको भी मैं फिर से डील करूंगा। तो आई थिंक इट्स टाइम आप लोगों को जो है थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे मैं बढ़ना बहुत आसान है, मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आई हैव टू थिंक दैट यू शुड ऑल्सो कंप्लीट द सेम थिंग विथ मी। मेरे साथ साथ आप लोगों की भी सारी चीजें खत्म होते जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का खत्म नहीं होता है और केवल मेरा जो है मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, तो दैट इज नॉट टास्क ऑफ अ गुड टीचर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ें, समझें। टेक्निकल फिजिबिलिटी से मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। इफ नॉट, you can always ask me up. Thank you, thanks a lot. We'll meet in the next class.